सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के बारे में। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो जब इनपुट्स के ऊपर जो रेट ऑफ टैक्स है वो ज़्यादा हो इन कंपैरिजन टू रेट ऑफ टैक्स ऑन आउटपुट्स, तो इसे कहा जाता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। बहुत सिंपल, जब इनपुट्स के ऊपर जो रेट ऑफ टैक्स है वो ज़्यादा हो इन कंपैरिजन टू रेट ऑफ टैक्स ऑन आउटपुट, तो इसे कहा जाता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ये हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि रॉ मटेरियल खरीदा गया 100 रुपये का और इस 100 रुपये के रॉ मटेरियल पे 30% का टैक्स लगा। प्रोड्यूसर ने 100 रुपये दिए रॉ मटेरियल के और 30% का टैक्स मतलब 30 रुपये पे किए एज ए टैक्स। रॉ मटेरियल को यूज़ करके प्रोड्यूसर ने मान लेते एक शर्ट बनाई और इस शर्ट को बनाने में 90 रुपये का कामकाज और किया प्रोड्यूसर ने। अब प्रोड्यूसर जब इस शर्ट को आगे बेचेगा तो 190 रुपये पे टैक्स लगेगा। 190 पे ही क्यों लगेगा? वैल्यू एडेड टैक्स प्रिंसिपल अपन ने पढ़ा हुआ है। मान लेते हैं कि इस 190 रुपये पे सिर्फ 10% का टैक्स लगा। ये जो एग्जाम्पल है हमारा, ये दिखाता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को। बिकॉज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या कहता है? जब इनपुट्स के ऊपर जो रेट ऑफ टैक्स है वो ज़्यादा हो इन कंपैरिजन टू रेट ऑफ टैक्स ऑन आउटपुट, तो उसे कहा जाता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। और यही दिखाया जा रहा है हमारे एग्जाम्पल में। ये जो इनपुट है, ये जो रॉ मटेरियल है, इसके ऊपर टैक्स का रेट कितना है? 30%। और इस इनपुट को यूज करके जो आउटपुट प्रोड्यूस किया जा रहा है उसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स कितना है? सिर्फ 10%। When the rate of tax on inputs is more than the rate of tax on outputs, it is known as inverted duty structure. Inverted duty structure क्या होता है ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन इस inverted duty structure से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है उसको समझना ज़रूरी है, और प्रॉब्लम है इनपुट टैक्स क्रेडिट की। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है इसके बारे में अपन ने पढ़ा हुआ है, बातचीत की हुई है। जब हमने बात की थी इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में तो एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लिया था। एक बार फिर से उस एग्जांपल को लेते हैं। मान लेते हैं कि रॉ मटेरियल खरीदा गया 100 रुपये का। 100 रुपये के रॉ मटेरियल पे 10% का टैक्स लगा। प्रोड्यूसर ने 100 रुपये दिए रॉ मटेरियल के, 10 रुपये क्योंकि 10% का टैक्स है तो टैक्स वाले 10 रुपये दिए, और मान लेते हैं कि शर्ट बनाई और शर्ट को बनाने में 90 रुपये का कामकाज और किया। इस 190 रुपये पे एक बार फिर से मान लेते हैं कि 10% का टैक्स लगा। ये है नॉर्मल एग्जाम्पल। नॉर्मल इन द सेंस कि दोनों ही स्टेजेस में इक्वल अमाउंट ऑफ टैक्स लग रहा है, 10% का टैक्स लग रहा है। जब हम बात करते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के बारे में, तो जो इनपुट्स पर रेट ऑफ टैक्स है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू रेट ऑफ टैक्स ऑन आउटपुट्स। अब इस नॉर्मल केस में जब हम इनपुट टैक्स क्रेडिट की बातचीत करते हैं तो बहुत सिंपल है। पहली स्टेज में सरकार को कितना टैक्स मिला? 10 रुपये का टैक्स मिला। दूसरी स्टेज में 10% का रेट है तो टैक्स कितना मिलेगा? 19 रुपये का टैक्स मिलेगा। लेकिन क्योंकि वैल्यू एडेड टैक्स प्रिंसिपल है, तो जब ये प्रोड्यूसर अपनी डिटेल्स को फाइल करेगा तो ये प्रोड्यूसर क्या बोलेगा सरकार को कि देखो साहब, आपको 10 रुपये ऑलरेडी पहली वाली स्टेज में मिल गए हैं, इस स्टेज में मैंने सिर्फ 90 रुपये का वैल्यू एडिशन किया है। 90 रुपये का 10% 9 रुपये, मतलब इस स्टेज में मुझे सिर्फ 9 रुपये का टैक्स पे करना चाहिए। सरकार वेरीफाई करेगी और सरकार बोलेगी कि हाँ साहब 10 रुपये हमें पहली वाली स्टेज पे मिल गए, ये जो दूसरी स्टेज में आपने 19 रुपये दिए हैं इसमें से हम 9 रुपये को काट लेंगे एज टैक्स आपका इस स्टेज का, और ये जो 10 रुपये बच जाएंगे ये आपके पास रहेंगे। ये आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है। एक तरीके से सरकार इन 10 रुपये को लौटा देगी, छोड़ देगी। इसको अगर दूसरे तरीके से देखें तो अपन ये कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर क्या कह रहा है, एसेंशियली प्रोड्यूसर क्या कह रहा है कि देखो साहब, मेरा 19 रुपये का टैक्स है, लेकिन आपको पहली स्टेज में 10 रुपये ऑलरेडी मिल गए हैं। 19 में से 10 को घटा दो तो ये जो 9 रुपये बचते हैं ये मेरा इस स्टेज का मेरा एक्चुअल टैक्स है। मतलब 9 रुपये मेरा एक्चुअल टैक्स है, ये जो 10 रुपये हैं जो कि फालतू पे कर रहा हूं मैं, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट है और सरकार इससे एग्री करेगी, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, अपन ने पढ़ा हुआ है। लेकिन जब आती है बात इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के बारे में तो यहाँ चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? बिकॉज इनपुट्स पर जो रेट ऑफ टैक्स है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू रेट ऑफ टैक्स ऑन आउटपुट्स। और यहाँ दिक्कत क्यों आती है? देखो, पहली स्टेज में टैक्स कितना था? 30 रुपये। दूसरी स्टेज में 10% का रेट है, टैक्स कितना है? 19 रुपये। अब जब ये प्रोड्यूसर अपनी डिटेल्स को फाइल करेगा तो ये सरकार को क्या बोलेगा कि देखो इस स्टेज का मेरा टैक्स है 19 रुपये, पहली स्टेज में आपको ऑलरेडी 30 रुपये मिल गए हैं, 19 में से 30 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? -11।
ये जो -11 है ये इस प्रोड्यूसर का इनपुट टैक्स क्रेडिट है, और ये माइनस क्या दिखाता है, ये माइनस दिखाता है कि 11 रुपए गवर्नमेंट को देने हैं प्रोड्यूसर को। ये जो हमारा पहला वाला एग्जाम्पल है जहां पर टैक्स के रेट इक्वल हैं, वहां पे सरकार को पहली स्टेज में 10 रुपए मिले, दूसरी में 19 मिले, जिसमें से सरकार ने 9 रख लिए और 10 वहीं के वहीं छोड़ दिए। सरकार ने अपनी जेब से कुछ नहीं दिया, ये जो 10 वहीं के वहीं छोड़े वो इनपुट टैक्स क्रेडिट है। लेकिन जब बात आती है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के बारे में तो चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। 19 रुपए का टैक्स पे करना है, 30 रुपए सरकार को पहले ही मिल चुके हैं, इसको घटाओगे तो आएगा -11, मतलब 11 रुपए सरकार को अपनी जेब से देने पड़ेंगे प्रोड्यूसर को, मतलब सरकार को घाटा हो रहा है। और कोई भी सरकार टैक्स कलेक्ट करने के बाद भी घाटे में अपनी जेब से पैसा दे रही है, ये तो सरकार के लिए बढ़िया बात नहीं है। ये प्रॉब्लम है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का। अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रिंसिपल समझ में आता है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? एक तो सॉल्यूशन ये हो सकता है कि सरकार ये जो 30% का रेट है इसको कम कर दे और 10% कर दे, लेकिन सरकार यूजुअली टैक्स के रेट को कम करती नहीं है। तो दूसरा तरीका क्या है कि ये जो आउटपुट के टाइम पर टैक्स लगाया जा रहा है इसको बढ़ा दे और इसको भी 30% लगाए, तो ये जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है ये खत्म हो जाएगा। आपको ये समझ में आना चाहिए कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है। इस इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रॉब्लम क्या है। अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट समझ में आता है तो ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो बहुत सिंपल, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है? व्हेन द रेट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट्स इज मोर देन द रेट ऑफ टैक्स ऑन आउटपुट, इट इज नोन एज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद बात की गई है लाफर कर्व के बारे में। लाफर कर्व को किसने डेवलप किया? आर्थर लाफर ने डेवलप किया। और लाफर कर्व जो है वो टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के बीच के रिलेशनशिप की बातचीत करता है। लाफर कर्व की जो शेप होती है वो यू शेप होती है। लाफर कर्व क्या दिखाता है वो समझो। देखो लाफर कर्व ये कहता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम तक अगर आप टैक्स के रेट्स को बढ़ाओगे तो जो आपका टैक्स का रेवेन्यू कलेक्शन है वो भी इंक्रीज होगा। जैसे जैसे आप टैक्स के रेट्स को बढ़ाओगे आपका जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ता जाएगा। लेकिन एक आएगा रेवेन्यू मैक्सिमाइजिंग पॉइंट, ये है ऑप्टिमम टैक्स रेट। ये क्या है? ऑप्टिमम टैक्स रेट। कि इस पॉइंट तक अगर आप टैक्स के रेट्स को बढ़ाओगे तो आपका जो टैक्स का रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज होगा, लेकिन इस पॉइंट के बाद अगर आप टैक्स के रेट्स को बढ़ाओगे तो आपका जो टैक्स का रेवेन्यू है वो कम होने लग जाएगा, वो गिरने लग जाएगा। इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझो कि एक लिमिट तक सरकार अगर टैक्स के रेट्स को बढ़ाएगी तो टैक्स का रेवेन्यू इंक्रीज होगा, बिकॉज लोग अपना टैक्स देने के लिए कंप्लाइंट होंगे, बोलेंगे हाँ ठीक है यार हमारा बनता है हमें देना चाहिए। लेकिन अगर सरकार एक लिमिट से ज़्यादा टैक्स की डिमांड करेगी, बोले कि आपकी जितनी इनकम है उसमें से 80% हम टैक्स लेंगे, तो लोग फिर करप्शन करेंगे, लोग फिर सरकार को अवॉइड करने के, टैक्स को अवॉइड करने के नए नए तरीके ढूंढेंगे। लाफर कर्व बहुत सिंपली क्या कह रहा है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम तक अगर टैक्स के रेट्स को बढ़ाया जाएगा, एक पॉइंट ऑफ रेट तक, टाइम तक नहीं रेट तक, अगर टैक्स के रेट्स को बढ़ाया जाएगा तो टैक्स का रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा। लेकिन फिर आ जाती है रेवेन्यू मैक्सिमाइजिंग रेट या ऑप्टिमम टैक्स रेट। इसके बियॉन्ड अगर आप टैक्स के रेट को बढ़ाओगे तो आपका जो टैक्स का रेवेन्यू है वो नीचे गिरने लग जाएगा। बहुत सिंपल सी बातचीत है। लाफर कर्व किसने डेवलप किया? आर्थर लाफर ने। किस किस के बीच के रिलेशनशिप को दिखाता है? टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के बीच के रिलेशनशिप को दिखाता है। शेप कैसा है? यू शेप्ड है। क्या कहता है कि एक रेट ऐसी है जिस तक अगर आप टैक्स के रेट को बढ़ाते जाओगे तो आपका जो टैक्स का रेवेन्यू है वो इंक्रीज होगा, लेकिन इस ऑप्टिमम टैक्स रेट के बियॉन्ड अगर आप टैक्स रेट को बढ़ाओगे तो आपका जो टैक्स रेवेन्यू है वो गिरने लग जाएगा। इसी के लिए एक वर्ड है टैक्स इलास्टिसिटी। टैक्स इलास्टिसिटी क्या है? इट मेजर्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन टैक्स कलेक्शन ड्यू टू चेंज इन टैक्स रेट। कि टैक्स रेट में अगर आप चेंज कर रहे हो तो टैक्स कलेक्शन में कितना चेंज देखने को मिल रहा है।
भाई जिस हिसाब से आप टैक्स रेट को बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, उसी हिसाब से अगर आपका टैक्स कलेक्शन भी बढ़ रहा है घट रहा है, तब तो आपका जो टैक्स है वो इलास्टिक है, मतलब डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो बहुत बढ़िया है। यही तो दिखा रहा है लाफर कर्व कि एक रेट ऐसा है जिस तक अगर आप टैक्स रेट को बढ़ाते जाओगे तो आपका रेवेन्यू बढ़ता जाएगा, उसके बियॉन्ड अगर आप टैक्स के रेट को बढ़ाओगे तो आपका जो रेवेन्यू है वो घटने लग जाएगा, वो गिरने लग जाएगा। टैक्स इलास्टिसिटी क्या कह रही है कि आप टैक्स के रेट को चेंज कर रहे हो, उस चेंज के साथ टैक्स के कलेक्शन में कितना चेंज आ रहा है उसको दिखाता है टैक्स इलास्टिसिटी, मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन टैक्स कलेक्शन ड्यू टू चेंज इन टैक्स रेट। अच्छा, इसी चीज को अपन जब जीडीपी के चेंज से मेजर करते हैं कि आपकी जीडीपी में जितना चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपके टैक्स रेवेन्यू में कितना ग्रोथ हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है। अगर जीडीपी के कॉन्टेक्स्ट में देखें टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ को तो उसको बुलाते हैं टैक्स बोयांसी। कोई फर्क नहीं है। टैक्स इलास्टिसिटी में अपन क्या कह रहे हैं कि आपके टैक्स रेट में जब आप चेंज करते हो तो टैक्स कलेक्शन में कितना चेंज आ रहा है, और टैक्स बोयांसी में अपन क्या कह रहे हैं कि आपकी जीडीपी में जो चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपके टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ में कितना चेंज आ रहा है। एंड टैक्स इज बुएंट इफ टैक्स रेवेन्यू इंक्रीजेस मोर इन रिस्पॉन्स टू राइज इन नेशनल इनकम। आपकी जीडीपी बढ़ रही है, उस हिसाब से अगर आपका टैक्स रेवेन्यू भी ग्रो कर रहा है तो आपका जो टैक्स है वो बुएंट है, अदरवाइज नहीं है। बहुत सिंपल, देखो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, जब इनपुट्स के ऊपर जो रेट ऑफ टैक्स है वो ज्यादा हो इन कंपैरिजन टू रेट ऑफ टैक्स ऑन आउटपुट्स, तो उसे कहा जाता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। लाफर कर्व किसने डेवलप किया? आर्थर लाफर ने। टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के बीच के रिलेशनशिप को दिखाता है और क्या कहता है कि एक लिमिट तक अगर आप टैक्स के रेट्स को बढ़ाओगे तो आपका टैक्स रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा, लेकिन फिर एक आ जाती है मैक्सिमम रेट, ऑप्टिमम टैक्स रेट। इसके बियॉन्ड अगर आप टैक्स रेट को बढ़ाओगे तो आपका जो रेवेन्यू है टैक्स का वो डिक्रीज होगा। टैक्स इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? टैक्स रेट में आप चेंज कर रहे हो, उस चेंज के हिसाब से टैक्स कलेक्शन में कितना चेंज देखने को मिल रहा है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस कितनी है, उसको बोल देते हैं टैक्स इलास्टिसिटी। टैक्स बुएंसी क्या है? जीडीपी में आपकी में चेंज आ रहा है, उस चेंज के हिसाब से टैक्स रेवेन्यू में कितना ग्रोथ देखने को मिल रहा है, कितना चेंज देखने को मिल रहा है, उसको बोल देते हैं टैक्स बुएंसी। और फिर इसके बाद टैक्सेशन से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स हैं, जैसे पिग्यूवियन टैक्स। पिग्यूवियन टैक्स क्या होता है? ऐसी कंपनीज जो कि पॉल्यूशन वगैरह करती हैं, जो कि नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उनके ऊपर लगाया जाता है एक स्पेशल टैक्स जिसे बुलाया जाता है पिग्यूवियन टैक्स। हमने पढ़ा था सिन टैक्स के बारे में। पिग्यूवियन टैक्स का ही एक टाइप है सिन टैक्स। सिन टैक्स लगाया जाता है ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर, ऐसे कमोडिटीज़ के ऊपर जो कि सोसाइटी के लिए हार्मफुल होती हैं, जैसे अल्कोहल है, जैसे ड्रग्स वगैरह हैं, जैसे फास्ट फूड वगैरह है, उसके ऊपर सिन टैक्स लगाया जाता है। ये जो सिन टैक्स है ये पिग्यूवियन टैक्स का एक टाइप है। पिग्यूवियन टैक्स बेसिकली उन कंपनीज के ऊपर लगाया जाता है जो कि सोसाइटी में नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो कि पॉल्यूशन वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब भाई एनवायरनमेंट को क्लीन रखना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो कंपनीज जो कि एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रही हैं उनसे हम टैक्स के तौर पे पैसा चार्ज कर रहे हैं, उसी को अपन क्या बोल रहे हैं? पिग्यूवियन टैक्स बोल रहे हैं। फिर इसके बाद एक और टैक्स है टोबिन टैक्स। टोबिन टैक्स क्या होता है? करेंसीज के स्पॉट कन्वर्जन के ऊपर लगाया जाता है टोबिन टैक्स। फॉर एग्जाम्पल, आप डॉलर को कन्वर्ट करवाओ रुपी में या रुपी को कन्वर्ट करवाओ पाउंड में, तो ऑन स्पॉट कन्वर्जन ऑफ करेंसी के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसको बोलते हैं टोबिन टैक्स। और ये टोबिन टैक्स लगाया क्यों जाता है? ये लगाया जाता है टू पीनलाइज शॉर्ट टर्म करेंसी स्पेकुलेशंस, और इसको समझना ज़रूरी है। देखो मान लेते हैं कि आज की डेट में $1 जो है वो 80 रुपये के बराबर है। मतलब अगर आज की डेट में कोई $1 लेके जाएगा करेंसी एक्सचेंज वाले के पास में तो उसको बदले में 80 रुपये मिलेंगे। कल को कुछ ऐसा हुआ कि हमारा जो रुपया है वो डेप्रिशिएट हो गया और $1 जो है वो मान लेते हैं कि 90 रुपये के बराबर हो गया। मतलब अब अगर कोई $1 लेके जाएगा तो बदले में उसको 90 रुपये मिलेंगे, और लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। ये जो शॉर्ट टर्म करेंसी स्पेकुलेशंस हैं, इनको पीनलाइज करने के लिए करेंसी के स्पॉट कन्वर्जन के ऊपर जो टैक्स लगाया गया उसको बोलते हैं टोबिन टैक्स। और ये जो टोबिन टैक्स है इसको डेवलप किया जेम्स टोबिन ने। किसने डेवलप किया? जेम्स टोबिन ने। बहुत सिंपल। फिर टर्म है टैक्स हेवन। टैक्स हेवन क्या होता है? कोई भी ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया
जहां पे टैक्स के रेट्स या तो बेहद कम है या टैक्स लगाया ही नहीं जाता है, तो उस ज्योग्राफिकल एरिया को बुलाया जाता है टैक्स हेवन। ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं, जैसे हांगकांग है, जैसे पनामा वगैरह है, वहाँ पे टैक्स के रेट्स या तो बहुत ही ज़्यादा कम है, ना के बराबर हैं, या टैक्स लगाया ही नहीं जाता। ऐसे ज्योग्राफिकल एरियाज को बुलाया जाता है टैक्स हेवन। इससे हमें क्या दिक्कत है? एक तो हमारी सरकार को रेवेन्यू का लॉस होता है, दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह जो है वो इन टैक्स हेवन्स के थ्रू खूब बढ़ चढ़ के हमारी कंट्री को इम्पैक्ट करती है नेगेटिवली। लेकिन सिंपल तौर पे टैक्स हेवन क्या होता है? कोई भी ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया जहाँ पे टैक्स के जो रेट्स हैं वो या तो बेहद कम हैं या टैक्स लगाया ही नहीं जाता, ऐसे ज्योग्राफिकल एरियाज को बुलाया जाता है टैक्स हेवन। फिर एक टर्म है ट्रांसफर प्राइसिंग। किसी एक कंपनी की दो या दो से ज़्यादा सब्सिडरीज या डिविजन्स जब एक दूसरे के साथ में रॉ मटेरियल्स को या प्रोडक्ट्स को खरीदती हैं, बेचती हैं, जिन प्राइजेस पे वो खरीदती हैं, बेचती हैं, उसको कहा जाता है ट्रांसफर प्राइसिंग। देखो दोबारा सुनो, ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब किसी एक कंपनी की सब्सिडरीज जब एक दूसरे के साथ चीज़ों को खरीदती हैं, बेचती हैं, तो जिस प्राइस पे खरीदती हैं, बेचती हैं, उसको बुलाया जाता है ट्रांसफर प्राइसिंग। देखो ट्रांसफर प्राइसिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? मान लेते हैं कि एक कंपनी है ए, दूसरी कंपनी है बी, और फाइनली एक बैठा हुआ है कस्टमर। ए कंपनी ने बी कंपनी को कोई प्रोडक्ट बेचा और 50 रुपए का फायदा कमाया। प्रॉफिट कितने का कमाया? 50 रुपए का। मान लेते हैं बी कंपनी ने वही प्रोडक्ट कस्टमर को बेचा कुछ कामकाज करके और प्रॉफिट कमाया 50 रुपए का। कितने का कमाया? 50 रुपए का। ये जो कंपनी है ए, ये किसी ऐसी कंट्री में लोकेटेड है जहां पर टैक्स लगता है 20% का, और ये जो कंपनी है बी, ये किसी ऐसे कंट्री में लोकेटेड है जहां पर टैक्स लगता है 10% का। मतलब इस 50 रुपए के प्रॉफिट के ऊपर 20% का टैक्स लगेगा ए कंपनी के ऊपर। 20% का टैक्स 50 के ऊपर हो जाएगा 10 रुपए। कितना हो जाएगा? 10 रुपए। मतलब ए कंपनी को कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? 10 रुपए, क्योंकि बी कंपनी किसी ऐसी कंट्री में लोकेटेड है जहां पर टैक्स का रेट है 10%। अब इस 50 रुपए पे 10% का टैक्स लगेगा, विच मीन्स कि बी कंपनी को देना पड़ेगा 5 रुपए टैक्स। कितना देना पड़ेगा? 5 रुपए टैक्स। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इमेजिन करो कि ये दोनों ए और बी कंपनी जो हैं वो किसी एक मास्टर कंपनी की सब्सिडरीज हैं। मतलब एक ही कंपनी की दो ब्रांचेस कह लो समझने के लिए। एक लोकेटेड है ऐसी कंट्री में जहां पे 20% टैक्स लग रहा है, और एक लोकेटेड है ऐसी कंट्री में जहां पे 10% टैक्स लग रहा है। अब अगर ये कंपनी थोड़ा बहुत घपला करना चाहे तो ये क्या करेगी? ये ए से बी तक जो माल गया उसमें अपना प्रॉफिट दिखाएगी 10 रुपए। कितना दिखाएगी? 10 रुपए। और बी से सी तक जो माल गया उसमें अपना प्रॉफिट दिखाएगी 90 रुपए। कितना दिखाएगी? 90 रुपए। 10 रुपए पे लगेगा 20% टैक्स, क्योंकि ए कंपनी ऐसी जगह पे लोकेटेड है। अब 10 रुपए पे 20% टैक्स लग रहा है, उसका सीधा सा मतलब कि 2 रुपए टैक्स के देने पड़ेंगे। और 90 रुपए पे 10% टैक्स लगेगा। कितना लगेगा? 10% टैक्स, मतलब 9 रुपए देने पड़ेंगे टैक्स के। टोटल कितने देने पड़ रहे हैं? 11 रुपए। कितने देने पड़ रहे हैं? 11 रुपए। मतलब सिर्फ इतने से फेरबदल से इस कंपनी ने सीधे सीधे 4 रुपए बचा लिए। पहले 15 रुपए पे करने पड़ रहे थे टोटल, 10 + 5। अब कितने पर कर रहे हैं? 9 + 2 11 रुपए। मतलब 4 रुपए सीधे सीधे इसको बच गए। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है? एक ही कंपनी के डिविजन्स या ये कहें सब्सिडरीज जिन प्राइजेस पे प्रोडक्ट्स को या रॉ मटेरियल्स को खरीदते हैं, बेचते हैं, उन प्राइजेस को बुलाया जाता है ट्रांसफर प्राइसिंग। हमने ये जो बातचीत की, ये किस चीज़ की बातचीत की कि ये जो ट्रांसफर प्राइसिंग है, इसका अगर कोई गलत फ़ायदा उठाना चाहे तो कंपनी किस तरीके से गलत फ़ायदा उठा सकती है कि जहाँ पे टैक्स के रेट्स ज़्यादा हैं वहाँ पे प्रॉफिट दिखा दो कम, और जहाँ पे टैक्स के रेट्स कम हैं वहाँ पे प्रॉफिट दिखा दो ज़्यादा। बस इतना सा करोगे तो आपका जो ओवरऑल टैक्स है वो कम हो जाएगा। लेकिन सरकार भी चालाक होती है। सरकार इस ट्रांसफर प्राइसिंग वाले घपले से जो कंपनीज कर सकती हैं उससे डील करती हैं आर्म्स लेंथ प्राइस के बेसिस पे। कैसे? आर्म्स लेंथ प्राइस का मतलब क्या होता है? वो प्राइस जिस पे कोई भी बायर और कोई भी अनरिलेटेड सेलर, बायर और सेलर जो कि एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, वो जिस प्राइस पे किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, बेचते हैं, उस प्राइस को बोला जाता है आर्म्स लेंथ प्राइस। क्या बोला जाता है? आर्म्स लेंथ प्राइस। द प्राइस एट विच विलिंग बायर एंड विलिंग अनरिलेटेड सेलर
वुड फ्रीली अग्री टू ट्रांजैक्ट और ट्रेड। अब जब बात आती है सब्सिडरी कंपनीज के बारे में, तो सरकार को कोई मतलब नहीं है कि तुम अपना प्रॉफिट कितना दिखा रहे हो, तुम क्या दिखा रहे हो कि तुमने कितने में बेचा अपनी सब्सिडरी कंपनी को। सरकार लेती है इस प्राइस को, आर्म्स लेंथ प्राइस को, उस प्राइस को जिस प्राइस पे अनरिलेटेड बायर और सेलर ने खरीद बेच की है। सरकार को कोई मतलब ही नहीं है कि सब्सिडरी कंपनी कितने में बेच रही है अपनी सब्सिडरी कंपनी को कोई भी सामान। सरकार उसकी प्राइस को कंसिडर करेगी ही नहीं। आप भले ही 10 रुपए में बेचो, भले ही 50 में बेचो, प्राइस ये वाली मैटर करेगी। इस प्राइस पे टैक्स कलेक्ट किया जाएगा आपसे। होपफुली आपको समझ में आया होगा। फिर एक टर्म है टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन इलीगल प्रैक्टिसेस को यूज करके जब आप टैक्स को पे करने से बचते हो तो उसको बुलाया जाता है टैक्स इवेजन। इलीगली, क्या आपकी इनकम ज़्यादा है लेकिन आप इलीगल तरीकों को यूज़ कर रहे हो और उन इलीगल तरीकों को यूज़ करके आप अपना टैक्स बचा रहे हो, तो उसको बोलते हैं टैक्स इवेजन। एक टर्म है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब क्या है? लॉज में लूप होल्स को ढूंढ के जब आप टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे हो। ये इलीगल तरीका नहीं है लेकिन ये अनएथिकल तरीका है। जब अपन बात करते हैं टैक्स इवेजन के बारे में, तो वहां तो सीधा सीधा इलीगली आप टैक्स को पे करने से बच रहे हो। लेकिन टैक्स अवॉइडेंस में आप क्या कर रहे हो कि कानून में जो लूप होल्स हैं, उन लूप होल्स को, उन कमियों को, उन शॉर्ट कमिंग्स को यूज कर रहे हो टैक्स को बचाने के लिए। ये इलीगल तो नहीं है लेकिन अनएथिकल है। फिर एक टर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जब आपको कोई पेमेंट कर रहा है तो जो पेमेंट कर रहा है वही साथ ही साथ टैक्स भी काट लेगा और वही आदमी सेंट्रल गवर्नमेंट को उस टैक्स को पहुंचाएगा। जैसे सैलरी जब मिलती है या कमीशन जब काटा जाता है, तो जो आपको पे कर रहा होता है वही टैक्स को काट लेता है। पहले ही टैक्स को काट लिया जाएगा। इसी को बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स को बुलाया जाता है विद होल्डिंग टैक्स। दुनिया भर में इसको बुलाया जाता है विद होल्डिंग टैक्स, इंडिया में इसको बुलाते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। फिर एक टर्म है प्रेजम्पटिव टैक्स। प्रेजम्पटिव टैक्स क्या होता है? इट इज अ सिचुएशन वेयर द टैक्स लॉज अलाउज स्मॉल बिजनेसेस टू डिक्लेयर देयर टर्नओवर एंड पे टैक्सेस अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड टर्नओवर। इसको बेहतर तरीके से हमारी कंपोजिशन स्कीम समझाती है। हमने इसके बारे में ब्रीफली बात की थी। देखो होता क्या है, एक तरीका क्या हो सकता है कि जितने भी छोटे छोटे बिजनेसेस हैं वो हर महीने अपने जीएसटी की डिटेल्स को फाइल करें, पूरी जानकारी दें। अब हर महीने जीएसटी की डिटेल्स फाइल करनी है, वो थोड़ा टीडियस प्रोसेस है, उसमें टाइम लगता है, उसमें खर्चा आता है, आपको अकाउंटेंट को बुलाना पड़ेगा, हर महीने ये काम करना पड़ेगा। एक दूसरा तरीका क्या है, छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए सरकार क्या करती है कि आप हर महीने अपने डिटेल्स को फाइल मत करो, आपका जो ओवरऑल टर्नओवर है उसकी डिटेल्स को फाइल करो साल के एंड में, और वो जो आपका ओवरऑल टर्नओवर होगा उस टर्नओवर पे एक फिक्स्ड अमाउंट का टैक्स आपसे डिडक्ट कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा। तो स्मॉल बिजनेसेस को फायदा हो जाता है भाई, हर महीने आपको जीएसटी की डिटेल्स फाइल करनी है, उसके लिए आपको अकाउंटेंट बुलाना है, एक लीगल प्रोसेस है, उस अकाउंटेंट को आप पैसा दोगे, आपके चार्जेस लगेंगे। तो सरकार क्या कह रही है कि आपको हम एक एग्जेम्पशन दे रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि आप प्रेजम्पटिव टैक्स दो, आप क्या करो, हर महीने जीएसटी की डिटेल्स फाइल मत करो, आप तो लास्ट में आपका जो एनुअल टर्नओवर है वो बता दो कितना है, और वो जो एनुअल टर्नओवर है उस पर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स हम काट लेंगे। इसी को बोलते हैं प्रेजम्पटिव टैक्स। इसी के ऊपर बेस्ड है हमारे कंट्री में जो कंपोजिशन स्कीम है वो कंपोजिशन स्कीम। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। इजी सेशन था ये। सेशन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे से टर्म्स हैं लेकिन ये टर्म्स कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। सॉल्यूशन एक ही है, कॉपी लो, नोट्स बनाओ और जितना हो सके उतने शॉर्ट नोट्स बनाओ। इसमें अगर किसी भी चीज़ में डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।